नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। आज एजेंडे में बात करेंगे घोटाले की। वो घोटाला जो छत्तीसगढ़ की सियासी हवा को गर्म कर रहा है। भीषण ठंड में छत्तीसगढ़ में चुनाव के वक्त एक मुद्दा खूब जोर शोर से उछाला गया था। वो मुद्दा था शराब घोटाले का और कोयला घोटाले का। जांच एजेंसी लगातार इस मामले को लेकर जांच भी कर रही है। अब इस मामले में करीब 100 कांग्रेस के नेताओं और कई अन्य लोगों पर एफआईआर भी हो गई है। उधर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की, इधर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई। पूर्व सीएम खुद सामने आ गए, एफआईआर को साजिश बताया। मतलब साफ है कि प्रदेश में घोटाले की जांच से सियासी पारा हाई है। सवाल यह है कि क्या जिन पर एफआईआर हुई है वो सच में इस घोटाले में शामिल हैं या फिर जो पूर्व सीएम बघेल साहब कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। सच्चाई है तो कितनी है? इस घोटाले और सियासत को लेकर चर्चा आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। ये सियासी लड़ाई, शराब से कोयला तक आई, करोड़ों का करप्शन, हिसाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना, हिसाब तो देना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि कितने घोटाले हुए, बताना पड़ेगा कि जो बू आ रही है वो करप्शन की है। जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई उन सभी को बताना पड़ेगा आखिर एफआईआर में उनका नाम ही क्यों आया। उन्होंने जो नकाब ओढ़ रखा है वो ईमानदारी का है या फिर बेईमानी का, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये तो जांच एजेंसियां पूछ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला मामले में कितना घोटाला हुआ। इस मामले में नया मोड़ आया है, वो ये कि ईडी ने रायपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई है। वो भी कोई 1-2 के खिलाफ नहीं, बल्कि 100 लोगों के खिलाफ। किस किस पर एफआईआर हुई, कौन कौन बुरा फंसा, जानिए। कवासी लखमा, अमरजीत भगत, यूडी मिंज, गुलाब कमरो, रामगोपाल, कांग्रेस कोषाध्यक्ष बृहस्पति सिंह, ये तो वो नाम हैं जो बड़े हैं। इस करप्शन के जद में कई अधिकारी भी हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो करीब 100 से ज्यादा लोगों पर शराब और कोयला घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों के नाम शामिल हैं। शराब घोटाले में 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई, तो वहीं कोयला घोटाले में 30 से अधिक लोगों पर एफआईआर हुई। अब जब नाम सामने आए तो बयानबाजी भी शुरू हुई। पूर्व सीएम ने सीधे तौर पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। अब इसे साजिश कहें, षड्यंत्र कहें या फिर कुछ और, लेकिन इतना जान लीजिए कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, जांच भी होगी, तब पता चलेगा कि ये एफआईआर कितनी सही है। दूसरी तरफ जब पूर्व सीएम बघेल साहब ने बीजेपी को घेरा तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया और साफ कहा कि जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, उंगली उठाना उचित नहीं। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। महादेव के आरोपों को कब राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात नहीं है। पूर्व सीएम एक तरफ साजिश बता रहे हैं तो वर्तमान डिप्टी सीएम कानून का हवाला दे रहे हैं। कौन सच है और कौन झूठ ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन प्रदेश में जिस तरह कोयला और शराब घोटाले को लेकर धुआं उठा है, इसके बाद प्रदेश के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईमानदारी का नकाब पहने यहाँ हर कोई दिल का काला है। कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी मौका मिलते ही करते घोटाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
मामला काफ़ी गंभीर है। कोयला शराब घोटाले की बात यहाँ पर हो रही है, कोयला एसएम की बात हो रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता हैं सुनील चौधरी जी। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी। रुपेश दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रिएक्शन आपका, दुबे जी। देखिए, जिस प्रकार से कार्यवाही ईडी कर रही है, ईडी अपनी कार्यवाही से अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न लगा रही है। एक मामले में जहां परिवाद दायर करके माननीय न्यायालय के समक्ष में परिवाद दायर करती है और उसके बाद अब चूंकि भाजपा का यहाँ सत्ता है और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद एसीबी में आवेदन दे करके माने एक ही अपराध में ईडी क्या चाहती, कितने मामले दर्ज करना चाहती है। हो सकता है कि कल के दिन में ईडी थाने में भी जिस संबंधित थाने में भी अपराध दर्ज करके कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जब भी चुनाव आते हैं तो ईडी की कार्यवाहियां जिस प्रकार से होती है, ये उसी का परिणाम है। और निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ एक लंबी फेरहिस्त करके आप सूची बना करके किसी भी व्यक्ति को आरोपी बना करके उसके विरुद्ध मामला संस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये न्याय व्यवस्था के विपरीत है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सुनील चौधरी जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे आप दुबे जी की बातों का? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस कितना हास्यास्पद बयान देती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बयान दे रहे कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यवाही। अरे कार्यवाही तो आपके समय से हो रही है साहब। जब आप राजस्व में, अपने ही सरकार के राजस्व में आप डाका डालेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, और जिसकी चर्चा आम लोगों के जबान पर भी थी। लोग इस बात को करते थे कि कोयले में बड़ा घोटाला हुआ, शराब में बड़ा घोटाला हुआ, रेत में बड़ा घोटाला हुआ, और महादेव ऐप का भी मामला है। तो धीरे धीरे परत दर परत भी मामला खुलेगा। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मोदी की गारंटी पूरी कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर में न्याय प्रणाली है, तो ये बाहर आकर के जवाब देने की बजाय, जब 100 से ज्यादा लोगों, 106 के करीब आसपास आरोपी हैं, इतने लोग के ऊपर अगर कोई वाद दायर होता है तो आप न्यायालय जाइए, विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। क्या आपको कानून पर, न्याय पर, विधि के शासन पर विश्वास नहीं है क्या, कि केवल भ्रष्टाचार ही करते रहेंगे? आप देखेंगे लगातार कोयले जैसे मामले पर एफआईआर हुआ है, अपराध क्रमांक 3/224, और शराब पर अपराध क्रमांक 4/2024 माफी जगह 2024। तो ये अपराध कायम हुए हैं, और उसमें एक में 70 आरोपी हैं, एक में 30 से ज्यादा आरोपी हैं, और बड़े बड़े लोग, इनके पूर्व मंत्री आरोपी हैं, इनके बड़े बड़े अधिकारी आरोपी हैं, इनके पूर्व विधायक, इनके वर्तमान के विधायक, और आप देखेंगे कि कांग्रेस संगठन के लोग, वो भी नामजद आरोपी हैं। यहाँ पर अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, और कुछ दलाल किस्म के भी लोग हैं। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को जिस प्रकार से लूटा गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये उल जुल बयान दे रहे, लोकसभा से क्या अर्थ है इसका? आप भ्रष्टाचार करते रहे 5 साल, अब आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ गए, फिर आप कहना नगर निगम के चुनाव आ गए। बिल्कुल ठीक बात। ये इसी का जवाब ले लेते हैं रुपेश जी, इसी का जवाब आप दीजिए। आपकी पार्टी कह रही है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है, और जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। एक चीज हमें समझाइए आप, कि जब आपको पता है कि आपके नेता पाक साफ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर किस बात का डर? और लोकसभा चुनाव आपके लिए कैसे प्रभावित होंगे जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया है? तो दुबे जी, डर किसी को नहीं है जी। जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, उसको जिस प्रकार से एक सुनियोजित साजिश का रूप दे करके भाजपा और ईडी कार्रवाई कर रही है, उस पर प्रश्न लगता है। देखिए, जिस प्रकार से एसीबी में अपराध दर्ज हुए हैं, धारा 7, धारा 11, धारा 12, ये तमाम जो धाराएं हैं, रिश्वत लेने से संबंधित मामले हैं। जो लोक सेवक हैं, तो रिश्वत किसने दिया, कौन आरोपी है, किसके माध्यम से रिश्वत दी गई है, ये सब चीजें साक्ष्य की विषय वस्तु है। लेकिन मात्र कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, देखिए, एक ही अपराध के लिए भारत में एक ही अपराध के लिए दो कार्रवाइयां संस्थित नहीं होंगी। रुपेश जी, एक चीज बताइए मुझे आप, अगर ऐसा होता तो नायर चंदेल जी की मैं बात करता हूं, उनके बेटे पर एफआईआर नहीं होने देती फिर बीजेपी, अगर ऐसा होता तो? आपको याद होगा चंदेल जी वाला मामला। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, ईडी की कार्यवाही कोल मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
कोई तथ्यात्मक प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, इसलिए बाद में उन्होंने उनके द्वारा फिर से पूरक चालान पेश। ठीक है सुनील जी आपके पास आ रहा हूं मैं। बार बार आप पर आरोप जी मैं जी रुपेश जी मैं लौटूंगा। बार बार बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बीजेपी करती है जब चुनाव नजदीक आते हैं। देखिए, ये हमेशा कांग्रेस भ्रम फैलाने में इनको उस्तादी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया स्पष्ट रूप से आप दस्तावेज को पढ़ लें, प्रमाण के साथ। वहां पर आप देखेंगे भाई गाड़ी में भर भर के प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं और वहां पर पूरा एक एक चीज क्लियर है। आप ईडी का पढ़िए तो कभी निकाल करके पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है आपके मंत्री, उस समय के आबकारी मंत्री को जो अधिकारी हैं वो 50 लाख रुपए महीना देते थे। ऐसे सारे हिसाब वहां पर है और तथ्यात्मक रूप से है, सबूत के साथ में है। तो भैया जरा पढ़ लो ना, केवल भ्रष्टाचार करते रहोगे और कोई आपको देखेगा नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। और आप कह रहे हैं कि यहाँ अपराध दर्ज हो गया, भाई कानून है ना, कोर्ट है ना, यहाँ बोलने की बजाय न्यायालय में जाइए ना। कोई गैर कानूनी काम हुआ है क्या? गैर कानूनी काम तो आपने किया। एफआईआर हो रही है, विधि सम्मत हो रही है। जो एफआईआर कर रहा है, जो करवा रहा है, वो भी कानून को जानता है। यदि कोई गलत एफआईआर कराएंगे तो उनके खिलाफ भी तो माननीय न्यायालय और न्यायाधीश कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब हो रहा है तो विधि सम्मत हो रहा है। और भ्रष्टाचारियों को कितना डर है बताइए, लंबी फेहरिस्त है। अभी तो ये केवल एक मामले और 2 मामले की निकल के आई है, अभी तो मामले और हैं। अभी तो महादेव आने वाले हैं, अभी तो रेत पे मामला खुलने वाला है, जमीन पर मामला खुलने वाला है। भ्रष्टाचार इतना हुआ कि छत्तीसगढ़ में ना एक सड़क बना पाए, ना एक आप कहीं पर कोई विकास के कार्य कर पाए। गड्ढों पर लोग गिरते पड़ते रहे, कोई विकास का कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ के राजस्व पर खुद सरकार में रहते हुए डाका डाला। ठीक है, डकैत थे आप, डकैत, और उसकी सजा जनता ने दी और अब न्यायालय ने भी आपको यहाँ पर आरोपी मान करके सजा देना तय है, क्योंकि एफआईआर हुई है, जांच होगी। ठीक है सुनील जी। रुपेश जी एक बात तो ठीक है ना, एक बात तो साफ है ना कि केवल कांग्रेस के नेता ही इसकी जद में नहीं आए हैं, अधिकारी भी हैं, कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर हुई है, अधिकारी भी इसकी जद में आए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना है मेरा कि अगर कोर्ट है, कोर्ट के पास जाइए, न्यायालय के पास जाइए, आपने कुछ नहीं किया है, वहां पर लड़ाई लड़िए ना आप। जिस प्रकार से बातें आई हैं ईडी की कार्रवाई की, ईडी ने अपनी कार्रवाइयों को संस्थित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर दिया है और उसके बाद सप्लीमेंट्री परिवाद भी प्रस्तुत किया है। बार बार जब मामला, एक ही मामला जब न्यायालय में लंबित है, उसके बाद इनको कौन सी ऐसी परिस्थिति निर्मित आप पड़ी कि इनको एफआईआर दर्ज करना पड़ा? अरे आप ये बताइए कि ईडी अपनी कार्रवाई के अंतर्गत में परिवाद दायर करती है और ईडी अपने परिवाद में स्वयं, ईडी अपने परिवाद में स्वयं प्रमाणित करने की कीजिए ना। कोई गैर कानूनी करवा दिया क्या? ईडी ने अगर गैर कानूनी करवा दिया क्या एफआईआर? आप बताइए इस बात, क्या ये एफआईआर गैर कानूनी है आपकी नजरों में? क्या भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत की विधि जो है वो इसको क्या अनुमति नहीं देती? अरे जब हुआ है तो अनुमति है, तब तो हुआ है। आप लोग के हिसाब से थोड़ी ना कानून चलने वाला है। ये एसीबी की कार्रवाई और जिस प्रकार से आवेदन प्रस्तुत किया गया और सीधे एफआईआर दर्ज किया गया, आप देख लीजिए एसीबी में। तो रुपेश जी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? रुपेश, मैं लौटूंगा, सुनील जी मैं लौटूंगा, सुनील जी लौटूंगा। रुपेश जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी क्या? जैसा कि सुनील जी बोल रहे हैं कि कानून क्या आपके हिसाब से काम करेगा? कानून तो अपने हिसाब से चलेगा ना। सर्वप्रथम जिस मामले में स्वयं ईडी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करी है, उस मामले में एसीबी के समक्ष में अपराध दर्ज कराने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? क्या ये गैर कानूनी है? ये बताइए मुझे। क्या आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी वो बात नहीं है, क्या ये कानून के खिलाफ काम किया है ईडी ने, जांच एजेंसी ने? ये बताइए आप मुझे, आपको इसमें दिक्कत है क्या? आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी वो बात ठीक अलग है वो, लेकिन क्या कानून के खिलाफ काम हुआ है जो भी हुआ है? दुबे जी देखिए, जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, ईडी परिवाद प्रस्तुत किए, परिवाद में कितने लोगों के नाम थे और उसके बाद लंबी फेहरिस्त बना करके 100 लोगों को, 60-70 लोगों को नाम जो कार्रवाई आप बताएं ना माननीय। आप ये बताइए दुबे जी कि क्या आपको लगता है कि जो भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, कानून के दायरे में रहकर नहीं हुई क्या वो? ये बताइए आप मुझे बस। देखिए, ये
पूरी तरह से, चूंकि एसीबी छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आता है, ये सत्ता का दुरुपयोग का मामला है। देखिए, अब चूंकि अपराध दर्ज हो गए हैं तो विधि सम्मत जो कार्रवाई जो होगी संचालित होगी, मामला न्यायालय में जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि फिर से चुनाव में अस्थिरता सुरक्षा एजेंसियों पर, न्याय प्रणाली पर आपको भरोसा ही नहीं है क्या? ठीक है, दुबे जी लौटूंगा। सुनील जी क्या कुछ कहना चाहिए? जी सुनील जी कहिए। को न्याय प्रक्रिया पर, कानून पर, संविधान पर, एजेंसियों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर हमारी उन पर भरोसा नहीं है क्या? अरे भैया, संवैधानिक जो मामले हैं उस पर तो भरोसा करें, उस पर तो भरोसा कर लो। अरे चुनाव भर बोलते रहे कि सीआरपीएफ बैग में भर भर के पैसे ला रही थी। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते रहे, आप शाहबानो के प्रकरण में कानून पलट दिए, आपातकाल लगा दिए देश में, और फिर क्या बात कर रहे हो भैया? अब तो समझ लो, जनता आपको नकार रही है लगातार, ये चीजें देखती है जनता, आप समझो इस बात को। अरे विधि का शासन होना चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई हुई है, यदि नहीं हुई है तो न्यायालय के रास्ते आपके लिए भी खुले। आप इस बात को बताइए ना कि क्या ये जो अपराध दर्ज हुए हैं ये गैर कानूनी तरीके से हुए हैं क्या ये जो हमारी न्यायिक संस्थाएं हैं, जो हमारे कोर्ट है, न्यायालय, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से चलते हैं क्या, कि कांग्रेस पार्टी से चलते हैं? बिल्कुल रूपेश जी, एक बात तो है कि जब आपके पक्ष में, मतलब कांग्रेस के पक्ष में फैसले नहीं आते तो तब आप सवाल उठाते हैं, लेकिन वही न्याय व्यवस्था जब राहुल गांधी को राहत दे देती है तब आप कहते हैं कि न्याय की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी कभी भी न्यायालय के निर्णय पर कभी कोई प्रश्न नहीं लगाई है और ना ही लगाती। हम पूरा कानून का सम्मान करते हैं, विधि सम्मत कार्रवाई का हम सम्मान करेंगे, लेकिन एक ही प्रकरण में दो तरह की कार्रवाइयां और उसके बाद जब परिवार संस्थित है, जांच होगी तो डीजे बजाएंगे। सुनील जी लौटूंगा ना मैं आपके पास। दुबे जी को भरोसा नहीं है, और यदि मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है तो जिनके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है वो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष में जाएंगे, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन ये ईडी कोल मामले पे और शराब मामले पर आज तक 1.5 साल 2 साल से कार्रवाई कर रही है, 1.5 साल से जांच कर रही है, और कोई भी सार्वजनिक किसी भी दस्तावेजी प्रमाण के साथ सार्वजनिक बातें नहीं करी है। और आज सत्ता परिवर्तन के बाद एसीबी के पास जाकर के आवेदन प्रस्तुत, और आवेदन प्रस्तुति के तत्काल बाद एफआईआर दर्ज करा देना, और उस स्थिति में जब मामला न्यायालय में लंबित हो और एक ही मामले में एक आदमी दो जगह आरोपी नहीं हो सकते। ठीक है, कानून के पास सब मसला पहुंचा है, जांच हो रही है, जांच में जो भी आएगा सबके सामने होगा। समय की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रूपेश जी बहुत धन्यवाद आपका, सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी प्राचीन धरोहरों को दबा दिया गया था, जिसे अब ऊपर उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी मस्जिद का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो धर्म और विरासत को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मी शासन रूप से एक अच्छे जिम्मेदार 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन इस आजादी की लड़ाई पर मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, जो ये अपने भारत की विरासतें हैं उनको सजोने का काम कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर रहे। जो विरासत हमारी है, हमारा जो धर्म है, उसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। काशी को लेकर क्या मानते हैं? ये भारत की प्राचीन धरोहर है। जब से भारत ये बना है, भारत में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दबा दी गई, उन्हें उकेरने का काम, उनको संरक्षण करने का काम। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर में एक प्राइवेट स्कूल का मासूम बच्चों पर परफॉर्मेंस टॉर्चर देखने को मिला। एसएएफ ग्राउंड पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 2 मासूम छात्रों को बिना कपड़े सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए कड़ाके की सर्दी में खड़ा कर दिया गया। इस परफॉर्मेंस टॉर्चर को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। के लिए आए थे, तो उसमें एक बच्चा जो था कपड़े नहीं थोड़ा
बिरसा मुंडा जी के रोल में था, तो वो थोड़ा कप रहा था, तो कलेक्टर साहब भी आए, उन्होंने देखा तो मैंने उसको अपना ब्लेजर निकाल के पहना दिया, जो मेरी एक ड्यूटी बनती है ये कि मैं उसके देखना बच्चे था। गांधी जो इनका गेटअप है गांधी जी का है, तो गांधी जी जो अपना गेटअप रखते थे वो हमको दिखाना था यहाँ पर, तो बस जैकेट यहाँ तक उनको पहना के लाए, लेकिन वहाँ पे हमने रिमूव किया हुआ था। ये दुपट्टा और धोती। हाँ लग रही थी, पर परफॉर्मेंस के साथ नहीं लग रही थी इतनी। नहीं, बच्चों को और स्कूल को भी बता दिया गया था कि बच्चे अपनी ड्रेस में और मौसम को देखते हुए ही आए, और यहाँ पर जो विद्यालय ने जो प्रस्तुति दी है, और निश्चित रूप से विद्यालय को नोटिस। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।